द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, मान लीजिए कि कांस्टेंट है डेंसिटी ऑफ एयर, तो कितना हाई एटमॉस्फेयर होगा? तो सिंपल है, इसके वजह से प्रेशर निकालिए और उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो रो जी एच को किसके बराबर पुट किया हमने? 1.101 इंटू 10⁵ पास्कल। रो की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? 1.29। जी की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? 9.8। इससे हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे हमें मालूम होता है कि अगर एटमॉस्फेयर जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता तो उसका लेयर का चौड़ाई जितना होता 8 किलोमीटर होता। अब जो वैल्यू आ रही है वो 8 किलोमीटर आ रही है, लेकिन ये 8 किलोमीटर की चौड़ाई कब होती है एटमॉस्फेयर की? जब एयर का डेंसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। लेकिन फैक्ट यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी पतली होती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो जिसको हम 8 किलोमीटर का थिकनेस बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर का, वो एक्चुअली 8 किलोमीटर का थिकनेस नहीं है, वो बढ़ते बढ़ते 100 किलोमीटर का हो जाता है। समझ में आई बात? हाँ, तो एटमॉस्फेयर जो है एक्चुअल जो है वो डिक्रीजिंग प्रेशर के कारण कितने किलोमीटर तक होता है? 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, देखिए स्टॉर्म का पता कैसे लगा जाता है? जो तो समुद्री तूफान होता है उसका, कि अगर समुद्र के आसपास प्रेशर में, देखिए 760 mm जो है नॉर्मल प्रेशर है, तो अगर 10 mm या उससे ज़्यादा का फॉल आ जाए तो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया वहाँ पे। तो समझिए कि हाई स्पीड में एयर वहाँ से उस जगह पे आएगा। फ्लूइड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू, तो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे तूफान आने की पूरी संभावना हो जाती है। ठीक है, इस तरह मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पता लगाता है कि कहाँ पे प्रेशर में कमी आई है और कहाँ तूफान आ सकता है। एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? चलिए कुछ करिए भी, निकालिए, ऐसे पढ़ने से थोड़ी होता है फिजिक्स। नहीं समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि सी वाटर का डेंसिटी अलग है, तो 1.03 है, 1000 नहीं यूज़ करना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए ना, यहाँ तक लिखिए, समझ में आ जाएगा ना। अरे मेरे भाई, ये रो जी एच कैलकुलेट किया तुमने? सबसे पहले तुमने क्या निकाला? रो जी एच निकाला है। रो जी एच की वैल्यू कितनी आई है? 103 इंटू 10⁵ यही है ना? पक्का? हाँ ठीक, तो यही तो गेज हुआ ना। और एटमॉस्फेरिक इसमें ऐड करोगे तो नेट प्रेशर निकलेगा, तो वो कितना आ जाएगा? ये आ गया 103 इंटू, फिर से एक बार बोल, 10⁵, करेक्ट। और वो हो गया लगभग 1 इंटू 10⁵, तो टोटल हो जाएगा 104 इंटू 10⁵। ये गेज हुआ ना, रो जी एच वाला जो प्रेशर हुआ गेज प्रेशर हुआ, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर नहीं। अभी समझ में आ गया? और जो सबमरीन के विंडो के ऊपर वो निकालना है, क्या बोलते हैं उसको, फोर्स, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो नेट प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? गेज प्रेशर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, गेज प्रेशर करेंगे, क्योंकि सबमरीन के अंदर हवा भरी हुई है। नहीं, हाँ क्या नहीं, वही कैसे आएगा? उसमें 104 से होता है, इसमें 103 एटमॉस्फेयर से होगा। तब तो बात ही अलग है, तब तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा फिर तो। हाँ, गेज प्रेशर से निकालेंगे, बात समझ में आ रही है? विंडो पे फोर्स क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक तो अंदर से भी लगेगा, एटमॉस्फेरिक उसके बाहर से भी लग रहा है, तो वो तो नलिफाई हो जाएगा ना। तो हाइड्रोलिक मशीन किसको बोलते हैं? जो फ्लूइड प्रेशर के ऊपर जिनका वर्किंग बेस्ड होता है। सही है, जैसे मैनोमीटर हुआ, हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ, इनको बोलते हैं। ठीक, तो इन्हीं के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जिससे गाड़ियों को गैराज में उठाया जाता है ऊपर, उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं पैस्कल्स लॉ पे। तो कल ही आपको पैस्कल्स लॉ मैंने समझा दिया है, तो आज मैं केवल रिव्यू करवा रहा हूँ उसको। ठीक है भाई, पैस्कल्स लॉ की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? वेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कल ये बताया था मैंने, मेन यही है पैस्कल्स लॉ का, समझ गए? ये ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको डेली लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसको वर्कशॉप में, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में और गैराज में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि ये वो लीवर प्रेसिंग एरिया है, बटन प्रेसिंग एरिया है, जहाँ से मैकेनिक उसको लीवर दबाता है। ठीक, अब देखिए, ये इसके भीतर में जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये एक नियरली आइडियल फ्लूइड होता है, इनकम्प्रेसिबल हाइड्रोलिक ऑयल होता है। ठीक है, इससे एक और प्लेटफॉर्म कनेक्टेड होता है जिसके ऊपर कार आपको पार्क
की जाती है। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे इतने भारी कार को उठाने के लिए बहुत कम फोर्स यहाँ से लगाना पड़ेगा, एंड इट इज़ ड्यू टू पैस्कल्स लॉ, ठीक है। सो दैट आई विल प्रूव, सो प्लीज पे अटेंशन एवरीबडी। सो लाइक आई एम टेकिंग जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन द मास ऑफ द कार एज 1000 kg, correct, and the area where the car is parked, that area A2 I am taking as 10 meter square, approximately इतना ही होता है ना ऑर्डर इसका। दे दो पानी, दे दो। 10 meter square, please pay attention everybody। now the area over जहाँ लीवर प्रेस करते हैं उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, छोटा सा एरिया होता है, तो लेट्स अज्यूम इट इज 10 centimeter square। now you are applying some force here which creates a pressure, right? so we are basically giving an external pressure P1 here, correct? Yes, sir. and that transmits to the other section of the fluid, तो यहाँ P2 ट्रांसफर होगा। अब बोलिए फ्रॉम पैस्कल्स लॉ क्या ये हम कह सकते हैं कि P1 P2 बराबर होगा? Yes, sir, होगा। सर वो भी पार्शियल। ध्यान दो यहाँ पे, तो फ्रॉम पैस्कल्स लॉ, from Pascal's law, can we say that pressure applied P1 is equal to pressure applied P2? Yes, sir. And what is pressure? That is F1 by A1। चला गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? F1 by A1 की वैल्यू F2 by A2 के बराबर, Yes, sir. F2 by A2 के बराबर। Hydraulic। अब बताओ F1 जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो कितना होगा? इज इट F2 into A1 by A2? Yes, sir. नाउ एज पर आर डिस्कशन हम समझ चुके हैं कि A1 की वैल्यू A2 से बहुत बहुत कम है, कहो हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका मतलब A1 by A2 की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम है, Yes, sir. और अगर 1 से बहुत कम है इसका मतलब F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? F2 से बहुत बहुत आएगी कि नहीं आएगी? तो जितना रिक्वायरमेंट होगा उसको उठाने का उससे कम लगेगा। अब इस जो एग्जाम्पल मैंने लिया मैं इसमें प्रूव करके दिखाता हूँ। कार का मास है 1000 kg, तो कार को उठाने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता हमें कितनी है बताइए? 1000 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी। अरे बोलो ना जी। Yes, sir. 10 पावर 4 न्यूटन। अरे हाँ तो बोलो। Yes, sir. और एरिया हमने पहले लिख रखा है। इन आर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में जो F1 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बताओ? व्हाट इज F2? F2 की वैल्यू है 10 टू पावर 4। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। और A1 की वैल्यू कितनी है बताइए? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है बताइए? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है ना? Yes, sir, sir. और नीचे में है 10 मीटर स्क्वायर, कहिए हाँ। हाँ, sir. तो ये सब कट जाएगा 10 पर, देखिए 1 न्यूटन का फोर्स लगा के आप गाड़ी उठा सकते हैं। 1 न्यूटन का फोर्स है। हाँ 1 न्यूटन ही आ रहा है ना कि 10 न्यूटन आ रहा है? 10 कट गया, इधर सब कट गया, 1 न्यूटन का आ रहा है। 1 न्यूटन आ रहा है जी, देख लो, चेक कर लो। हाँ 1 न्यूटन आ रहा है, सही है। 1 न्यूटन का फोर्स लगा के, यानी 100 ग्राम का मास आप ऊपर रख दीजिए बटन के, तो गाड़ी उठ जाएगी। ये जरा क्वेश्चन 10.5 पढ़िए। 2 सीरिंज है, सीरिंज समझते हैं ना, सुई देने वाला। Yes, sir. उनका क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, Without needles. विदाउट नीडल्स, फिल्ड विथ वाटर, कनेक्टेड विथ अ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विथ वाटर। Diameter of the small. Diameter of the smaller piston, larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter. Find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. If the smaller piston is pushed to 6 centimeter, how much does the larger piston move out? कोशिश करिए। अरे भैया पहला पार्ट करने के लिए प्रेशर को इक्वेट किया है। Yes, sir. P1 F1 हाँ, वो वाला लगा। F1 by A1 equal to F2 by A2। 0.07। फिर चलो बताओ F1 का वैल्यू कितना लिखा बताओ? F1 का 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। और उसका एरिया कितना दिया है? एरिया दिया हुआ है। लार्जर है ना? Yes, sir. तो पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। -2। जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि दोनों तरफ कट जाना है ना, तो मीटर में बदलने की जरूरत नहीं पाला है। भी कट गया। और 7000 कुछ आना चाहिए। दूसरे साइड का फोर्स वाले का है। F2 क्या? ये स्मॉलर वाले का होगा 1/2। हाँ, पाई 1/2 का स्क्वायर। 10 न्यूटन किस पे लगा रहे हैं हम? सर स्मॉलर। अच्छा स्मॉलर लगा रहे हैं। ओके ओके ओके, डन 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 डन, आई गॉट इट। देखिए क्या आंसर क्या है? वेट अ मिनट, 19 न्यूटन। वेट अ मिनट, सब्र करो। 7 सेकंड का। हाँ भाई F2 का वैल्यू आ जाएगा 90 न्यूटन। आ गया? 70 क्यों आ रहा है? अरे कहो ना भाई। यस सर। चलो अब बी पार्ट। इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट? कैसे करेंगे बी पार्ट? L1 A1 अरे कैसे करेंगे बी पार्ट? वर्क डन इक्वेट करो दोनों तरफ का, आ जाएगा, करेगा ना? अरे इनकम्प्रेसिबल है ना? ये देखो, इधर देखो, मेरी बात तो सुनो यार, तुम लोग तो सुनते ही नहीं हो। 6
अरे नॉइस पोल्यूशन, 2 मिनट चुप रहेगा, कुछ लग गई तो लग जाए। मैं बोल रहा हूँ तो जब मैं बोलूँ तो चुप तो हो जाओ उस समय। ये देखो, समझ रहे हो बात को? ठीक। अब देखो ये वाला जो तुमने पिस्टन को धकेला है, ये घूम के आ गया मान लो इस पॉइंट पे, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना मूव हुआ इस साइड से? इज इट ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ का एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ? अरे अगर ये L1 मूव किया है और इसका एरिया A1 है तो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मूव किया? A1 मूव किया ना। और इसका एरिया अगर A2 है और यहाँ से L2 मूव किया है लिक्विड, तो इसका एरिया कितना होगा? A2 L2। तो इससे निकाल लो, L2 का लेंथ आ जाएगा। L2 आएगा अपना L1 A1 बाय अपॉन A2। हाँ करके दिखाओ कितना आएगा। 6 4 स्मॉलर पिस्टन का मूवमेंट दिया ना जी 6 सेंटीमीटर, तो स्मॉलर का एरिया तो पाई 1/2 स्क्वायर था ना। मैं मीटर में नहीं बदल रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। 90 न्यूटन आ रहा 39 है। से कितना होता है? सही है, सही है, डन। अभी तुम फर्स्ट पार्ट पे हो। हाँ जी। जो कर देता मैं। अब यहाँ से L2 आ जाएगा हमारा कट पिट के, 2 भी कट जाएगा। 27/8 कैलकुलेटर क्या कह रहे हो 27/8 कैसे आ रहा है? फ्रैक्शन में आ गया। अरे 1/2 कट, 1 मिनट रुक जाओ, एक्सप्लेन कर लेने दो इसको। L2 की वैल्यू कितनी आएगी? सर 2/3 6/9 आएगा। 2/3, यस 2/3 इज करेक्ट। एंड दिस इज इन सेंटीमीटर, राइट? इसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है। हाँ यही कलयुग है। अरे नहीं 27/8 एक बार जूम। हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ डेटा। इधर जब लिखोगे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कन्वर्ट करोगे तो दोनों कन्वर्शन फैक्टर सेम ही आएगा। क्या जरूरत है कन्वर्ट करने का? सीधा सेंटीमीटर में डालो। कोई तुमको फाइनल आंसर न्यूटन में थोड़ी मांग रहा है, सेंटीमीटर में मांग रहा है ना। सेंटीमीटर में डालो डेटा। झूठ मूठ का काम बढ़ाना। पढ़िए। इन अ लिफ्ट, कार लिफ्ट, compressed air exert a force F1 on the smaller piston. This pressure is the mass of the car to be lifted. एकदम सेम वही हाइड्रोलिक वाला मशीन है। हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन है जी, करिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन है भाई, करिए। देखिए जैसा कि प्रश्न कह रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट का है, तो आपको कहाँ का फोर्स निकालना है बताइए, जितना आप अप्लाई कर रहे हैं ना। तो F1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? F2 इंटू A1/A2, सही है। F2 कितना है? कार का वेट 1350 गुना जी को कितना लेना है? 9.8। A1 कितना है एरिया? अब बताओ मीटर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? कतई नहीं करेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? तो बताइए छोटा वाला एरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर। और बड़ा वाला एरिया कितना है? 15 सेंटीमीटर। यही है ना? सर एरिया थोड़ी है, वो रेडियस दिया हुआ है। हाँ वही स्क्वायर करूंगा मैं, चिंता मत करो। 25 पाई और कुछ 20 सही है। राउंड आना चाहिए। ठीक है। तो फाइनल आंसर हुआ 1350। 9.8 को लगभग 10 लेके निकालते हैं क्योंकि हम लोग सेंसिबल लोग हैं। और 25 से 225 कटेगा तो 9 बचेगा। 15 9 135, 1500 न्यूटन आएगा भाई साहब। एक सेकंड और। 1500 आया ना? हाँ जी। अच्छा हाँ, 13,500 न्यूटन को उठा भी तो रहे हैं, सही बात। ठीक है। एक सेकंड, इसका आंसर क्या है? अब देखिए सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है प्रेशर। तो दोनों में से किसी एक साइड पे प्रेशर निकालिए। दोनों साइड का प्रेशर सेम ही है ना। तो जैसे आप किससे निकालिएगा बताइए? जैसे आप निकालिएगा, फर्स्ट से निकाल लेते ज्यादा इजी। हाँ तो F1/A1 से है ना। तो F1/A1 में F1 की वैल्यू कितनी डाली है आपने? 1500 न्यूटन। अब एरिया को यहाँ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा वाला एरिया है ना ये। तो पाई इंटू 5 × 10 to the power माइनस तो 25 इंटू 10⁻⁴ बोलो हाँ। ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 से काटेंगे तो अब सुनिए, टॉपिक का नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। क्या करता है? गेज प्रेशर नापता है। बहुत सिंपल एपरेटस है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर। पर लिख दीजिए, यूज्ड फॉर। ये देखिए, ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस होगा, है ना। पहले से करेंगे। हाँ ठीक, इसी का प्रेशर हमको नापना है। ये जो नीले रंग का तत्व दिख रहा है ये मरकरी है, सही है। और ये जो PA लिखा हुआ है यहाँ पे, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब बताइए, जब गैस इस सिलेंडर में फिल किया गया था तो इसके अंदर भी पहले से एयर होगा। तो जो भी प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक के साथ कंबाइंड प्रेशर है, हाँ है ना। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये बताइए, क्या हम कह सकते हैं प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B?
Yes, sir. because they are at the same horizontal level in the same fluid, right? Yes, sir. Using which law? Pascal's law. बोलिए सही है? Yes, sir. अब बताइए ए का जो प्रेशर है वो गैस का नेट प्रेशर होगा कि नहीं होगा? ए पे जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर लग रहा है? प्रेशर एट ए मीन्स नेट प्रेशर ऑफ गैस. Yes, sir. बोलो हाँ या ना? होगा सर. है. और प्रेशर एट बी जो लग रहा है उसमें सबसे पहले तो अगर यहाँ से यहाँ तक एच हाइट मरकरी का है तो पहले तो इसमें मरकरी का योगदान है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी योगदान है. हाँ या ना? तो प्रेशर एट बी जो है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए? व्हाट कैन वी राइट फॉर प्रेशर एट बी? कम ऑन, Rho GH plus स्पष्टता से बताएं. डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच plus प्लस एटमॉस्फेरिक. बोलो हाँ या ना? yes sir. और ये हो गया पी ए का मतलब हो गया नेट प्रेशर RB. ऑफ गैस. बोलिए हाँ या ना? ठीक. लेकिन आपको तो गेज प्रेशर निकालना है तो नेट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक माइनस करके बताना है ना आपको. तो बताइए ये जो पी नेट ऑफ गैस लिखा हुआ है इसमें से जब इधर से आके पी ए माइनस हो जाएगा तो जो बच रहा है यहाँ पे यानी रो एच जी इंटू एच ये कौन सा प्रेशर दिखलाता है? Mercury का. मतलब वो है कौन सा प्रेशर? पी नेट में से पी ए माइनस करेंगे तो कौन सा प्रेशर निकलेगा? गेज प्रेशर ऑफ गैस. समझ में आ रही है बात? जिसकी वैल्यू आप मैनोमीटर से आसानी से नाप सकते हैं बाई मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एच. वर्किंग समझ में आया? Yes sir. हैं? Yes sir. वर्किंग समझ में आया? Yes sir. तो ये मरकरी कॉलम के बीच का हाइट का डिफरेंस देखना रहता है बस यहाँ पे. यही आपका मैनोमीटर हाइट है. मैनोमीटर का जो मेजरमेंट है यही करना है. ये निकला तो सब निकला. बोलिए समझ में आ गया? इसको अच्छे से देख लीजिए. तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सेक्शन का नाम होता है हाइड्रोडायनामिक्स. क्या होता है? यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन. ठीक है. हाइड्रोडायनामिक्स. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन. भाई क्या बोला? तो तुम क्या बोल रहे थे? मतलब Properties of fluid motion. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन हाइड्रोडायनामिक्स. ठीक है. तो देखिए सो फार वी हैव स्टडीड फ्लूइड एट रेस्ट. फ्लूइड एट रेस्ट की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स. ये हम पढ़ रहे थे हम. ठीक है. क्या होता है स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो और ठीक है. तो ये तीनों जो फ्लोज ये तीनों का मतलब सेम ही होता है. इसका मतलब क्या होता है? द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी इफ एट अ गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड particle remains constant in time. This does not mean that the velocity at different point in space is same. The velocity of a particular particle may change as it moves from one point to another point. ठीक है. इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो. समझ रहे हैं? तो अगर आप एक क्रॉस सेक्शन पे मौजूद हैं, एक क्रॉस सेक्शन पे, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी, स्टॉप प्लेइंग विथ मस्कीटो रैकेट. अगर आप एक क्रॉस सेक्शन पे मौजूद हैं तो उस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे इन सबकी वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होगा बताइए? सेम होगा. इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पार्टिकल की वेलोसिटी हर जगह सेम होगी, है ना. जैसे यहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि जो V2 ग्रुप ऑफ वेलोसिटी हो V1 ग्रुप ऑफ वेलोसिटी से क्या हो? ज़्यादा हो. ज़्यादा. पतले क्रॉस सेक्शन पे जाएंगे तो ज़्यादा होगी. ठीक है. Yes, ये बाद में आप पढ़ेंगे. बट एक क्रॉस सेक्शन पे हर जगह वेलोसिटी क्या होगी बताइए? सेम होगी. अब ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, एक एक जो पार्टिकल का पाथ है, इस लाइन को कहते हैं स्ट्रीम लाइन. क्या कहते हैं इसको? दिस पाथ ऑफ ईच पार्टिकल इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन. सो व्हाट इज स्ट्रीम लाइन? इट इज पाथ ऑफ each and every part. each particle in a steady flow. Got it? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Sir. क्लियर? इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन. और स्ट्रीमलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो टू स्ट्रीमलाइन एवर क्रॉस और कट ईच अदर. No two streamlines ever cut or cross
ईच अदर। क्या स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब समझ में आया? Yes, sir. स्ट्रीमलाइन फ्लो के इस लाइन को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। देखिए यहाँ भी एक स्ट्रीमलाइन दिखाया गया, बोले समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इस पे अगर ये वक्र बना हुआ, कर्व्ड बना हुआ है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक तो डेफिनेशन हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. दूसरा ये पॉइंट हो गया कि कट नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी In a curved streamline. of particle of fluid at a point on streamline is tangent to the curve। बोले समझ में आया? इज टेंजेंट टू द कर्व। तो यहाँ पे वीपी पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी, क्यू पॉइंट यहाँ मार्क किया तो इसकी वेलोसिटी इधर वी क्यू इधर हो जाएगी, है ना? इस पॉइंट को कुछ और मार्क कर दो तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए एम पॉइंट पे लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ स्ट्रीम लाइन से संबद्ध डायग्राम बनाए गए हैं। सो ईच पार्टिकल फॉलोज अ स्मूथ पाथ एंड दिस पाथ इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रीमलाइन। एंड नो टू स्ट्रीमलाइन विल क्रॉस और कट ईच अदर। बोलिए समझ में आ गया? द पाथ टेकन बाई फ्लूइड पार्टिकल अंडर स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। इट इज डिफाइंड एज अ कर्व whose tangent at any point in the direction of the fluid velocity at that point। ठीक है? The direction of fluid flow is given by tangent to the streamline। लिखवाया था ना? सो इट इज, ये अगर आपको स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये लिखिएगा, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन। क्लियर है? अरे क्लियर है? जो स्टेडी फ्लो होता है वो काफ़ी लो फ्लो स्पीड में होता है। ठीक है? जैसे टैप खोलिए जाके, तो कम स्पीड में जब पानी गिरेगा तो फ्लो में क्या दिखता है आपको? ट्रांसपेरेंसी दिखती है थोड़ी। या ऑयल किसी कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालिए, इट विल बी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ फ्लो। ठीक? फुल प्रेशर में अगर पानी ऑन कर दीजिए तो क्या होगा? बिल्कुल वाइट जो है वो फ्लो दिखेगा आपको और आर पर नहीं देख पाएंगे आप उसे। प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट। तो उसी के बारे में बात हो रही है। स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो फ्लो स्पीड्स बियॉन्ड अ वैल्यू कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। दिस फ्लो लूजेज स्ट्रीम स्टेडीनेस एंड इट बिकम्स टर्बुलेंट। सो पहली बात तो यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड किसको बोलते हैं? क्या होते हैं क्रिटिकल स्पीड? बताइए। क्रिटिकल स्पीड ऑफ फ्लो क्या हुआ बताइए? क्रिटिकल स्पीड ऑफ फ्लो, इट इज द स्पीड ऑफ फ्लो beyond which flow becomes Turbulent. yes turbulent। जिसके ऊपर जाके आपका जो ये है फ्लो जो है वो क्या बन जाता है? Now, तो इसको समझने के लिए हमें टर्बुलेंट फ्लो भी समझना पड़ेगा कि आखिर टर्बुलेंट फ्लो आप किसको कहेंगे। तो टर्बुलेंट फ्लो हम उसको कहेंगे जिसमें क्रॉस सेक्शन पे हर पार्टिकल की अलग अलग स्पीड हो सकती है। ठीक है? जैसे मान लेवे कि ये पाइप है, ठीक, और ये लिक्विड का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है? और हमने यहाँ लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं। तो यार हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा या वेलोसिटी का इवन मैग्नीट्यूड होगा, इट कैन बी डिफरेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. सो ये देखिए V2, V1, V3, V4, all sorts of speeds are there. So this flow is called turbulent. So what is a turbulent flow? Turbulent flow is that in which velocity of particles at a particular cross section of a pipe may be, must be, क्या लिखा सर आपने? वेलोसिटी।
डिफरेंट। बोलिए समझ में आ गया? उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। और क्रिटिकल स्पीड वो होता है जिसके बियॉन्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले हमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो समझना होगा ना। जब स्ट्रीम लाइन पढ़ लिया तो पहले टर्बुलेंट भी पढ़ लीजिए, तब आप लॉज पे जाइए। अब मेन दो लॉज है इसमें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन, समझ गए? तो उस पर हम बात करेंगे, बट मेरे को देखना है कि क्या रेनॉल्ड नंबर पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आपको ये बताएगी कि आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा क्रिटिकल होगा, समझ रहे हैं? पहले मैं आपको एक्सप्रेशन बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, शायद ये आपको स्कूल के लिए जरूरत ना हो, बट ज्ञान के लिए बताऊंगा आपको कि क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर। समझ रहे हैं बात को? अगर किसी ने पूछ दिया रेनॉल्ड्स नंबर का डेफिनेशन, तो इसका रियल डेफिनेशन जो होगा वो ये होगा कि इट इज द रेशियो ऑफ inertial force per unit cross sectional area to the viscous force per unit area of contact। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूं कि आपको स्कूल में नहीं बताया गया होगा डेराइवेशन, क्योंकि विस्कोसिटी अभी हमने पढ़ी नहीं है, और शायद विस्कोसिटी आगे जाके पता नहीं है कि नहीं है। प्लीज़ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका पाइप है जी, ठीक, और इस पाइप के अंदर से फ्लूइड जा रहा है, करेक्ट है ना? तो जैसे जैसे सरफेस से दूर वाले पार्टिकल होंगे उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सब आप विस्कोसिटी में पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है? लेकिन चूंकि मुझे रेनॉल्ड्स नंबर का थोड़ा सा सिनॉप्सिस बताना था, तो मेरी ये मजबूरी थी कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ इसको। सो रेनॉल्ड नंबर इज डिनोटेड बाय के एंड इज रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा, ठीक है? नाउ व्हाट इज रो? रो हियर इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। व्हाट इज रो? या इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसीलिए बोला ना कि विस्कोसिटी के बाद समझाना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी आ जाता है। v इज वेलोसिटी, डोंट से इट क्रिटिकल वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, राइट? v, करेक्ट? d इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ द पाइप, एंड ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसी तरह लिक्विड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है। अभी जितना विस्कोसिटी कोफिशिएंट ज़्यादा होएगा उतना फ्लूइड मोशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देगा। तो हनी की ज़्यादा होगी पानी से, कोल्टार की और ज़्यादा होगी। ऐसे सोचिए, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उतना विस्कस, विस्कस समझ रहे हैं ना? विस्कस मतलब गाढ़ा, ठीक है? मरकरी की नहीं होगी ना? मरकरी की बेटा इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है कि वो ऑलमोस्ट कहने के लिए लिक्विड है और ड्रॉपलेट के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अब नाप के तो नहीं पता किसका कितना होता है, बट जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उतना विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है? अब 2 मिनट में बात सुनिए। खेल ये है कि अगर ये रेनॉल्ड नंबर 2100 से छोटा है, पहले इसको ऐसे भी समझिए, अगर आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, आप समझ रहे मेरी बात को, तो आपका जो रेनॉल्ड नंबर आएगा पुट करने के बाद वो 2100 से कम आएगा, अंडर 2100 आएगा, और आपका जो फ्लो होगा वो होगा स्ट्रीमलाइन। क्या होगा? स्ट्रीमलाइन होगा। नहीं कर रहा कि किसका वो है, हैं? फ्लूइड कौन सा है, नहीं, सब कुछ पुट करोगे तब तो वैल्यू आएगा ना भैया। क्रिटिकल वेलोसिटी जब आप यहाँ पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली किसों का वैल्यू आ जाएगा। उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन होगी ना उस पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू डायमीटर नहीं है करके तभी तो रेनॉल्ड नंबर 2100 आएगा ना। रेनॉल्ड नंबर 2100 के बियॉन्ड तभी आएगा ना। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर मटेरियल का क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइंड है ना, तो मटेरियल डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ तब। और अगर आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से जैसे ही ऊपर जाएगी तो क्या होगा बताइए? आप समझ लीजिए कि आपका रेनॉल्ड नंबर जो है 2100 से ज़्यादा होगा, और उस केस में आपका फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? टर्बुलेंट फ्लो। इतना ही रोल है रेनॉल्ड्स नंबर का। अगर कोई पूछे तो आप डेफिनेशन इतना लिख दीजिएगा, और अगर बहुत इतिहास भूगोल जानना है कि इसका एक्सप्रेशन कहाँ से आता है
तो तशरीफ लाइए हवेली पे एक दिन। देख रहे हैं यहाँ पे फ्लो कैसा है बताइए, ए फिगर में स्ट्रीमलाइन है ना, और बी में क्या हो गया, क्योंकि वो टकरा गया ना प्लेट से। ठीक है, अब आइए आप लोग को समझाते हैं, क्या समझाना था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, and it states that for इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अब सोचिए अभी सिरिंज वाला एग्जांपल कर रहे थे ना, तो एक बताइए कि जितना मास पर सेकेंड किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का पाइप के अंदर घुसेगा उतना ही दूसरे साइड से निकलेगा ना जी। दबा के ज़्यादा तो पैक नहीं कर सकते ना। बस यही थ्योरम है, कितना सिंपल सा थ्योरम है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल। कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो of an ideal fluid in a tube of non-uniform cross section, ठीक है, let me correct it, the rate of inflow, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या होगा बोलो, द रेट ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू द रेट ऑफ आउटफ्लो। आ गया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि फ्लूइड को दबा के पैक नहीं कर सकते। तो जितना मास पर सेकेंड एंट्री से घुसेगा, चाहे जितने एंट्री पॉइंट्स हो, बिल्कुल। सो डीएम बाई डी टी एंटरिंग या एंट्री लिख दीजिए, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, डीएम बाई डी टी एग्जिटिंग। यहां तक कोई दर्द परेशानी तकलीफ? अब मेरे को एक बात बताइए, व्हाट इज डीएम बाई डी टी? तो इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाइएगा, नहीं तो नंबर जाएगा कट। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने एक इतना भी टेढ़ा बनाने की जरूरत नहीं है, एक ट्यूब बनाया है जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। बोलिए समझ में आ रहा है? हाँ, रॉकेट प्रोपल्शन में दिखलाया था आर से, ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ इतना फ्लूइड घुसा है और यहाँ निकलते समय जो है वो मान लीजिए कि इतना सेक्शन निकला है। ठीक, आ रही है बात समझ में? तो जितना फ्लूइड इंटर करेगा उतना ही पर सेकंड क्या होगा बताइए, बाहर भी निकलेगा। सही है? अब ये इतना पतला सेक्शन हम लोगों ने लिया है कि इसके वॉल्यूम को लगभग हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ का एरिया इंटू यहाँ का लेंथ लिख सकते हैं क्या? लगभग। ठीक है, क्योंकि हम बहुत पतला सेक्शन ले रहे हैं, डीएम अमाउंट ऑफ लिक्विड ले रहे हैं। ठीक है, या यू कैन राइट DL1 ऑल्सो, L1 भी लिख सकते हैं। इधर भी क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, L2 लिखेंगे, और इसको डिफरेंशियल में डाल रहे हैं हम लोग। तो वॉल्यूम कितना हुआ बताइए, इसमें पर सेकंड वॉल्यूम कितना निकला बताइए, यहाँ से पर सेकंड वॉल्यूम निकला बताइए A1 इंटू L1 इंटू ρ1। अरे बोलो ना भाई, अरे सही बोल रहा हूँ ना, A1 इंटू L1 इंटू उसका क्या करेंगे हम लोग, अरे वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ हो गया इंटू डेंसिटी। क्या फारसी बोल रहा हूँ क्या? अच्छा, ये सिलेंड्रिकल नहीं है? सिलेंड्रिकल ही है। अभी मैं इसकी जगह ऐसे बना देता तो बात समझ में आ जाती, नहीं तो यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता, दिखा देता तो काम चल जाता। मैं इतना छोटा ले रहा हूँ कि उसमें फर्स्ट टर्म निगलेक्ट करो ना। इट इज़ वेरी स्मॉल टू कंसिडर फर्स्ट टर्म इसीलिए नहीं मान रहे हैं हम उसको। वी आर टेकिंग ऑलमोस्ट अ सिलेंडर, गॉट इट? सो एरिया इंटू लेंथ, dx इज वेरी स्मॉल बाबा। अरे यहाँ डिस्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे ही पतला यहाँ बनाइए और क्या, खत्म हो जाएगा, डिस्क जैसा दिखेगा। थोड़ा चौड़ा बना दिया है इसलिए आपको फील नहीं आ रहा है, तो अब भयभीत हो रहे हैं। लीजिए चिपका देता हूँ इसको। सर समझ गया। अरे भाई साहब ऐसे ही लीजिए, अब सिलेंडर जैसा फील आ रहा है ना, हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरी साइड क्या लिखेंगे बताइए। डेराइवेशन सिंपल होना चाहिए, जो मतलब याद ना करना पड़े, जो समझना पड़े और आसानी समझ में आ जाए। ये देखिए सही है। अब इसमें क्या होगा, A1 ρ1 बाहर आ गया, बोलो हाँ या ना, और बच गया DL1 बाई dt, बोलो हाँ। और उसी तरह यहाँ से A2 ρ2 बाहर आ गया, क्योंकि रो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अभी रो हम काट भी देंगे,
क्यों काट देंगे? अरे यार यहाँ से जो लिक्विड चला है वही लिक्विड वहाँ पहुँचा है ना, और लिक्विड का डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगा इनकम्प्रेसिबिलिटी में। यस द सेम अब बताइए dl/dt को आप क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज dl/dt? अच्छा dl/dt वॉल्यूम हो गया, नहीं dl/dt is वेलोसिटी, वेलोसिटी बाबा, वेलोसिटी। अच्छा हाँ ठीक, एज, अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? ये आ गया, s और x ओह, ये आ गया a1 इंटू रो1 इंटू v1 इक्वल टू a2 इंटू रो2 इंटू v2, बट रो कट जाए रो1 इक्वल टू रो2 एज fluid is ideal, so it should be homogeneous incompressible, everywhere it will have the, सेम सही है, आइडियल फ्लूइड होमोजेनस भी होता ना साथ में। होमोजेनस का मतलब कहीं से भी कोई सेक्शन उठा लीजिए, उसका डेंसिटी क्या होगा बताइए? यू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, इट विल हैव द सेम कंपोजिशन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड होमोजेनिटी एंड इट इज अनदर वर्ड फॉर इनकम्प्रेसिबल। डेंसिटी तभी वेरी करता ना जब अलग कंप्रेस हो पाता, वेरिएशन का चांस ही नहीं बनता यहाँ पे। तो डेंसिटी कट जाएगी तो क्या बच गया हमारा? a1 v1 इक्वल टू कितना हो गया बताइए? a2 v2, यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन। बोले समझ में आ रहा है? और इसमें अगर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता है। फॉर मल्टीपल एंट्री एग्जिट बन जाएगा पॉइंट, बिल्कुल जैसे झरना, सिंगल पाइप से पानी आता, निकलते समय छोटे छोटे छेद से निकलता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बताइए? सिग्मा a1 v1 को आप किसके बराबर लिखिएगा? सिग्मा a2 v2 के बराबर लिखिएगा। सिग्मा का मतलब समझ रहे हैं ना? सबका सॉल्यूशन अब आप देखिए, आपको एक ऐसा ट्यूब दिख रहा है इसमें मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं, ठीक? और इसके अंदर जो फ्लूइड जा रहा है वो आइडियल फ्लूइड है, सही है? कैसा फ्लूइड है? आइडियल आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। डेंसिटी हर जगह सेम रहेगी, डेंसिटी हर जगह कहीं से भी सेम सैंपल रहेगी। उठा लो कंपोजिशन बदलेगा, हाँ, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी। होमोजेनियस का मतलब, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर तो पढ़ा होगा 9th में। हाँ जी हाँ, बस वही है, और नहीं। ठीक है? तो ये आइडियल है, सही है, आइडियल फ्लूइड। a1 a2 a3 a5 क्रॉस सेक्शन है। v1 v2 क्या दिखलाता है? v1 v2 v3 v4 v5 क्या दिखलाता है बताइए? वॉल्यूम जिससे आ रहे अरे नहीं भैया, वेलोसिटी दिखलाता है, इसीलिए पूछ ले रहा हूँ मैं कि अर्थ का अनर्थ ना समझ ले लोग, लिख दे रहा हूँ वो भी। v1 v2 v3 v4 v5 आर वेलोसिटीज, समझ में आएगा? जिससे घुस रहा है लिक्विड या निकल रहा है। तो बताइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पे? मैंने आपको बताया था सिग्मा ए वी एट एंट्री सेक्शंस इज इक्वल टू सिग्मा ए वी एट एग्जिट सेक्शन, बताया था। बताइए एंट्री कहाँ से हो रहा है? a1 v1 प्लस इज इक्वल टू वॉट? a3 v3 A4 V4 प्लस A5 जी सर प्लस a5 v5। बोलिए समझ में आ गया? कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लीजिए, कभी ऑब्जर्व करिएगा। ये देखिए एक टैप बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा नीचे बना दिया, थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था। तो ये टैप से जो ओपनिंग है वो है टैप, है ना? वो पूरा नहीं बनाया मैंने, और इससे जो फ्लूइड निकल रहा है वो दिखाया गया है। मैं उसका एक ट्रेजेक्ट्री आपको दिखाता हूँ। जब वो नीचे जाएगा तो उसका क्रॉस सेक्शन पतला हो जाएगा, ऐसा होता है। टर्बुलेंट फ्लो ना होना चाहिए, मतलब ये कि प्रेशर में खोल दीजिए तब तो मामला और हो जाएगा, ठीक है? स्मूथली खोलिएगा। तो रीज़न क्या होता है ज़रा समझिए। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे बताइए इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अरे बढ़ेगी ना? तो वेलोसिटी बढ़ेगी। a इंटू वी का प्रोडक्ट क्या है बताइए? कांस्टेंट है। किस लॉ से? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। हाँ, तो a होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होगा? जब वो नज़दीक था टैप के तो उसकी वेलोसिटी क्या थी बताइए? छोटी, और जब वो दूर गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए? v2 की वैल्यू v1 से क्या है बताइए? ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो a2 होगा कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? v2 इज ग्रेटर देन v1, सो a1 इज ग्रेटर देन a2। एनी प्रॉब्लम्स? रेट बढ़ जाएगा। कुछ रेट सेम रहेगा।
क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो छोटा हो गया तो वेलोसिटी बढ़ा देगा। क्रॉस सेक्शन एरिया तो छोटा हुआ तो वॉल्यूम में तो कम चाहिएगी ना। हाँ, तो इसीलिए तो स्पीड बढ़ाया ना उसने, वॉल्यूम कम हो जाएगी, उसको कंपनसेट करने के लिए स्पीड बढ़ा देगा। ठीक है, तब हो गया, आगे बात समझ में। इससे उसने नहीं था कि थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाए और फिर उससे बाहर है, जैसे कल बताया था आपने। नहीं, टैप में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत नहीं, जब नल खोलते हैं तो ऑलरेडी प्रेशर रेगुलेटेड होता है ना उधर से, तभी तो पानी आ रहा है। सही बात। ऐसा थोड़ी कि तालाब में वहाँ पाइप डाल दो, घर में लाके पाइप बोलो कि हाँ भाई पानी आ जा, तो आ जाएगा। तो मैकेनिज्म होता है ना जिससे प्रेशर बिल्डअप किया जाता है। टंकी छत के ऊपर क्यों लगाई जाती है? इसी लगाई जाती है ना कि ऊपर से नीचे पानी का फ्लो होगा। नहीं तो क्या अपनी टंकी अपने घर के बगल में लगाते हैं, अपने बालकनी में, या फिर अगर नीचे वेल से पानी चढ़ा तो मोटर लगाते हैं जो उसको ऊपर ले जाए। तो प्रेशर मेंटेन करने का, मोटर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता हाँ बिल्कुल, और क्या हेली मोटर लगाया जाएगा। मोटर का काम क्या होता है? पानी चढ़ाने का काम होता है, और क्या है। ठीक है, अब आपको ये दिखा दिया एग्जाम्पल एक, है ना। एक झरने वाला भी देख लीजिए, शावर वाला, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, नहीं दिए मत दीजिए। ये देखिए, ये मान लीजिए मेन नॉलेज है, नोजल है जिसमें पानी आ रहा है, और उसके बाद देखिए इस तरह का एक आपका जो प्लेट रहता है जिसमें बड़े सारे होल्स रहते हैं, फाइन, है ना, इस तरह के, करेक्ट। और इसमें से वाटर गश आउट करता है फिर, है ना, प्रेशर बढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये हमें जाननी है, मान लो, और ये होल्स जितने हैं हैव रेडियस, से फॉर एग्जांपल आर ईच, करेक्ट, एंड दे आर n इन नंबर। टोटल कितने होल्स हैं? n नंबर। अब यहाँ से जो आपका वाटर इंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v0 है, यस सर। और इस v0 वेलोसिटी जहाँ से आ रही है वहाँ का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो r है, कैपिटल। अब लगाइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बताइए v का वैल्यू क्या आएगा, स्मॉल v का क्या लिखेंगे बताइए। नॉट एंट्री पॉइंट पे बताइए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू v0, सही है, इज इक्वल टू n इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, n एरियाज है ना, इंटू v। ये रिलेशन बन गया, इसे निकाल लीजिए, निकाल। सही है। कहीं समझ में आ रहा है?